अध्याय 171 विश्वासघात। बाय जैमिन वास्तव में तिजोरी के अंदर सैनिकों के समूह को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि उन लोगों को खोना दुख की बात होगी जिनमें निश्चित रूप से मौत से लड़ने का साहस था। इसलिए उसे राहत मिली कि फू किगांग एक छोटी सोच वाला व्यक्ति नहीं था और कम से कम उसके दिमाग में कुछ तार्किक तर्क तो थे। आखिरकार अगर बाय जैमिन चाहता तो वह एक सेकंड में उन सभी की जिंदगी खत्म कर सकता था। फू किगांग ने भी संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा जब उसने देखा कि इतने सारे सीधे प्रहारों के बाद भी बाय जेमिन कैसे ठीक था, इसलिए उसने शर्त लगाने का निर्णय लिया। शर्त लगाई कि जिस व्यक्ति ने तिजोरी खोली थी वह एक मित्रवत मानव था, न कि कोई शत्रुतापूर्ण या किसी प्रकार का विचित्र राक्षस। ये बाय जैमिन है, बाय जैमिन ने गहरी आवाज में जवाब दिया। ये देखकर कि अभी भी बातचीत के लिए जगह है, फू किगांग ने अनजाने में राहत की सांस ली और फिर अपने आप को संभालते हुए आगे कहा, बाय जैमिन, आप कैसे हैं? अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपने आदमियों की ओर से माफी मांगता हूं। लेकिन जैसा कि आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। उस बारे में भूल जाओ। बाय जैमिन ने अपना हाथ हिलाया, हालांकि वह जानता था कि उसे कोई नहीं देख सकता, और भौहें सिकुड़ते हुए बोला, क्या तुम बाहर की स्थिति जानते हो? यहाँ क्या हुआ? मैंने बाहर जो देखा है उसके अनुसार सैन्य शिविर के कई हिस्से नष्ट हो गए हैं और जगह जगह कई बेजान लाशें पड़ी हैं। यह एक ऐसा सवाल था जो बाय जैमिन के दिमाग में शुरू से ही घूम रहा था। ढही हुई जगहें शायद किसी जानवर ने बनाई होंगी, लेकिन समस्या ये थी कि कई सैनिक गोलियों से मारे गए थे। ऐसा कुछ भी जानवर नहीं कर सकता था। इससे पहले कि फू किगांग जवाब दे पाता, हवा जोर से चिल्लाने लगी और बाय जेमिन एक भूत की तरह उसके सामने केवल 5 मीटर की दूरी पर प्रकट हो गया। अब हम बेहतर बातचीत कर सकेंगे। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। सेना के जवानों के चेहरे सफेद हो गए और उनकी आंखें अविश्वास और भय से चमक उठीं। अनजाने में ही उन्होंने एक कदम पीछे हटकर अपनी बंदूकें तान ली, लेकिन उन्होंने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की और बस अपने सामने खड़े युवक को सावधानी से देखते रहे। वह तेज है। फू किगांग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और दूसरी बार उसने स्वीकार किया कि दुनिया वाकई बदल गई है। आखिरकार ऐसी भयावह गति अतीत के किसी इंसान के पास नहीं थी। अपने हथियार नीचे रख दो। फू किगांग ने आह भरी और अपने हाथ पीछे हिलाए। हालांकि ये देखकर कि सैनिकों ने अपने हथियार नीचे नहीं किए और अभी भी उसी सतर्क तरीके से बाय जैमिन को देख रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे डूबने लगी। ये देखकर सैनिकों ने धीरे धीरे अपने हथियार नीचे कर लिए और निशाना साधना बंद कर दिया। लेकिन वे अभी भी उन्हें इस तरह पकड़े हुए थे जैसे कि उनकी जान उसी पर निर्भर हो। तो बाय जैमिन ने दोस्ताना मुस्कान के साथ जोर देकर कहा। फू किगांग एक बंद धातु के बक्से पर बैठ गया और बाय जैमिन को बैठने का इशारा किया, जो उसने किया। फिर फू किगांग ने सैन्य शिविर की स्थिति और अब तक जो कुछ भी उसे पता था उसे समझाना शुरू किया। पता चला कि पहले इस सैन्य शिविर में कुल 5000 हथियारबंद लोग थे। यह कोई खास मजबूत आधार नहीं था, क्योंकि इसका उद्देश्य आधुनिक हथियारों के बजाय पुराने हथियारों को संग्रहित करना और उनकी सुरक्षा करना था। और हालांकि वहां कुछ भारी हथियार थे, लेकिन वे भी बहुत ज्यादा नहीं थे। ये सुनकर बाय जैमिन को अंदर से थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। हालांकि आगे सोचने पर लगा कि ऐसा होना स्वाभाविक ही था। आखिरकार यानकिंग जिला अपनी बड़ी आबादी के लिए नहीं, बल्कि अपने जंगलों और बड़े पहाड़ों के लिए जाना जाता था, इसलिए ऐसी जगह पर इतनी मारक क्षमता का होना कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा भले ही यह पुराना हथियार था, यह ज़ॉम्बीज़ की भीड़ और अवर्गीकृत राक्षसों के समूहों से निपटने के लिए पर्याप्त था। शुरू में हालांकि ज़ोंबी बने अपने साथियों पर गोली चलाना थोड़ा कठिन था, लेकिन जो सैनिक अपने शरीर में प्रवेश करने वाली मैना की लहर का प्रतिरोध करने में कामयाब रहे, वे सैन्य शिविर पर फिर से कब्जा करने में कामयाब रहे। चूंकि सैन्य शिविर जंगल में बहुत अंदर था, इसलिए सेना को अकेले ही आने वाले कई उत्परिवर्तित जानवरों से निपटना पड़ा। हथियारों की मौजूदगी के कारण ये काम काफी आसान था। हालांकि पहले 8 दिनों के बाद सब कुछ बदल गया। फू किगांग ने आह भरी और उसकी आंखों में असहनीय दर्द और घृणा चमकने लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, 9वें दिन 3 अजीब जानवरों ने हम पर हमला किया। तीनों भेड़िए थे, लेकिन उन भेड़ियों का आकार घोड़े जितना था। सौभाग्य से हैंगर में कुछ युद्ध टैंक थे और उनकी मदद से हम तीनों भेड़ियों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हमारे 200 से ज्यादा भाई चूहों से भी बदतर हालत में मारे गए और टैंक की तोपों को लोड करने के लिए हमें 1/5 गोला बारूद की जरूरत पड़ी। 1 मिनट रुको, फू किगांग। बाय जैमिन ने भौहें सिकोड़ते हुए चिंता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि वहां टैंक थे? टैंक नष्ट हो गए। युद्धक टैंक। भूमि के पूर्ण स्वामी, युद्ध के मैदान के सच्चे राजा।
यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के अस्तित्व भी ऐसी मशीनों की आक्रमण शक्ति का विरोध नहीं कर सकते थे और सिर्फ एक ही मशीन ज़ोंबी की सेना को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी, बशर्ते उसमें गोला बारूद हो। जब उसने सुना कि युद्ध टैंक हैं, तो बाई ज़ैमिन का दिल धड़क उठा। हालांकि जितना ज्यादा वह सुनता गया, उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया। फू किगान के पीछे खड़े सैनिकों ने अपनी बंदूकें इतनी कसकर पकड़ ली थी कि उनकी मुठियां सफेद हो गई थीं। अतीत की घटनाओं को याद करते हुए उनकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। ये कमांडर था, नहीं, ये वह कुत्ता था जिसका उपनाम जिन था और जिसका नाम शुन था। फू किगान ने घृणा से थूका और बदला लेने की प्यास से अपने तत्काल अधिकारी को उसके नाम से भी पुकारा। विशाल भेड़ियों के हमले के कारण जिन शुन हम सभी को जंगल से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन हम में से कई लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमें केंद्रीय सरकार से इस क्षेत्र को किसी भी दुश्मन के हमले से बचाने और सुरक्षा करने के आदेश मिले थे। सैनिकों के रूप में हमारा कर्तव्य सर्वोच्च से आदेशों का पालन करना है, फू किगान ने आगे बढ़ने से पहले विनम्रता से कहा। शुरू में ये बातचीत जाहिर तौर पर जिन शुन का सामान्य विचार था क्योंकि उसने फिर कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया। हालांकि 2 दिन बाद वह 1500 से अधिक लोगों के साथ रात के समय निकल गया, अपने साथ टैंक और बंदूकों से लैस अधिकांश वाहन ले गया और पीछे कुछ 500 लोगों को छोड़ गया जो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने रास्ते में कई भाइयों को भी मार डाला। एकमात्र चीज जो वे अपने साथ नहीं ले जा सके वह थी हथियारों का ये भंडार, क्योंकि जब हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैंने और मेरी पलटन के कुछ सदस्यों ने उसे घेर लिया और किसी को भी वहां जाने नहीं दिया। वास्तव में हम अब तक केवल इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि यहाँ कुछ संपीड़ित भोजन था, अन्यथा हमें भोजन की तलाश में यहाँ से चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। फू किगांग ने अपनी बात समाप्त की और उसका चेहरा और भी उदास हो गया। बाई ज़ैमिन ने कोने में पड़े खाली प्लास्टिक बैगों को देखा और मामला समझ गया। ये पता चला कि उनके साथ विश्वासघात किया गया था, उन्हें त्याग दिया गया था और भारी हथियारों की कमी के कारण उन्हें चूहों की तरह छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पास प्रथम आदेश के जानवरों से लड़ने की शक्ति नहीं थी जो जंगल के सर्वोच्च स्वामियों की तरह उग्र थे। अध्याय 172 आयुध। फू किगान, तुम अपने आदमियों को लेकर मेरे साथ क्यों नहीं आते? बाई ज़ैमिन ने प्रस्ताव रखा। उसका चेहरा गंभीर था और वह एक के बाद एक शब्द बोल रहा था। जिस दुनिया को हम जानते हैं वह गिर चुकी है। अतीत का समाज और नियम अब मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया अराजकता में है, लाशें और उत्परिवर्तित जानवर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं जबकि मानवता सिवा के चूहों की तरह एक कोने में छिपी हुई है, मुश्किल से जीवित रह रही है। बाई ज़ैमिन की बातें सुनकर फू किगांग ने चुपके से आह भरी और कुछ हद तक निराश दिख रहा था। हालांकि बाई ज़ैमिन ने आगे कहा, बेशक मैं न तो कोई नायक हूं और न ही इतना भोला कि मानव जाति को बचाना चाहूं, लेकिन मैं अपना खुद का सुरक्षित स्थान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए मुझे दुश्मनों से लड़ना है, और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे अन्य लोगों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि वे मेरे लिए भारी बोझ न बन जाएं। फू किगान को अपने दिल में राहत महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वास्तव में उन्होंने बाई ज़ैमिन के साथ गंभीर बातचीत करने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि संपीड़ित भोजन समाप्त हो रहा था। अधिक से अधिक सेना के पास 1 और सप्ताह के लिए भोजन उपलब्ध था और यदि वे विशेष ध्यान रखें तो शायद 10 दिन के लिए। हालांकि उसके बाद क्या? फू किगांग जानता था कि मौजूदा गोलाबारी के साथ उसकी 13 आदमियों की टीम के लिए इस जंगल से सुरक्षित निकल पाना असंभव था। अगर उन विशालकाय भेड़ियों जैसे जीवों में से कोई एक भी दिखाई दिया तो निस्संदेह पूरी टीम का सफाया हो जाएगा। इसलिए वह यहां से निकलने के लिए एक मजबूत व्यक्ति पर दांव लगाना चाहता था। जहां तक भविष्य की बात है, फू किगांग ने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। उसके लिए मुख्य प्राथमिकता इस नर्क से बाहर निकलना था जो गर्म दिखने वाले लेकिन गुप्त रूप से खतरनाक पेड़ों और फूलों से घिरा हुआ था। हालांकि जब उसने अपने सामने खड़े युवक के पहले शब्द सुने तो फू किगांग निराश हो गया और उसने सोचा कि कोई युवा व्यक्ति वास्तव में नेतृत्व करने में अच्छा नहीं होता। हीरो बनने के लिए फू किगांग को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हों, न कि एक भ्रम में डूबा हुआ हीरो जो एक काल्पनिक दुनिया में रहता हो। वह अपने भाइयों की जिंदगी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। सौभाग्यवश उनकी आशंकाएं गलत साबित हुईं। फू किगांग ने सिर हिलाया जैसे कि वह उसके उत्तर से संतुष्ट हो और शांति से बाई ज़ैमिन की ओर देखते हुए कहा, हम इस स्थान से जाने के बाद ही निर्णय ले सकते हैं। बाई ज़ैमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा क्योंकि उसके दिमाग में सैकड़ों विचार कौंध रहे थे। एक पल के बाद वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जरूर।
मैंने लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में एक गांव बसाया है जिसकी सुरक्षा की गई है। तुम और तुम्हारे भाई वहां आराम कर सकते हैं और कुछ खा सकते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला कर सकते हो। फू किगान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसे बाई जैमिन से और अधिक प्रतिरोध की उम्मीद थी। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष बहुत मिलनसार था, इसलिए यह उसके लिए बेहतर था। अच्छा, तो चलो ऐसा करते हैं। फू किगान जोर से हंसा और सैन्य सलामी दी, जिस पर बाई जैमिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेशक वह फू किगान के विचारों को जानता था। निर्णय लेने से पहले फू किगान को यह जांचना जरूरी था कि बाई जैमिन वास्तव में कितना शक्तिशाली है और वह क्या करने में सक्षम है। आखिरकार वह एक नरक को छोड़कर दूसरे और भी बदतर नरक में नहीं जा सकता था। इसके अलावा फू किगान शायद ये भी देखना चाहता था कि अल्पावधि या दीर्घावधि में उसका नेतृत्व और विचार कैसा है। उसके बाद ही वह तय करेगा कि उसके मानक के तहत शामिल होना है या नहीं। लेकिन ये भी ठीक है, बाई जैमिन ने मन ही मन सोचा। उसे बस वही करना है जो वह अब तक करता आया है और सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। तो फिर बाई जैमिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कई बंद धातु के बक्सों की ओर इशारा किया और फिर कहा, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं युद्ध में लूटे गए अपने सामान पर एक नजर डालूं? हालांकि वह चाहता था कि सैनिक उसके अधीनस्थ बने, लेकिन बाई जैमिन निश्चित रूप से हथियार नहीं छोड़ेगा। यहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था और वह इसे किसी भी तरह से हासिल करने वाला था। उसकी बातें सुनकर एक दो सैन्यकर्मियों के चेहरे थोड़े बदल गए। आखिर इन हथियारों की रक्षा करना उनका मिशन था। हालांकि फू किगान ने सिर हिलाया और तथ्यात्मक रूप से कहा, आगे बढ़ो, सब तुम्हारा है। तो फिर माफ कीजिए। बाई जैमिन ने हंसते हुए अपने बैग से फाइबर केबल निकाली। इसके बाद वह एक बक्से के पास गया और केबल को ऊपर से बांध दिया तथा उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया। टकराना। बक्से को सील करने वाला ढक्कन जोर से जमीन पर गिर गया, जिससे उसके अंदर रखा गोला बारूद दिखाई देने लगा। बाई जैमिन ने रुककर एक एक करके सभी बक्से उसी तरीके से खोले। उसका सबसे बड़ा बचाव टूटी हुई कांस्य घंटी बिना बिजली के थी, इसलिए बाई जैमिन ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अगर बक्सों के अंदर कोई जाल होता तो उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो सकती थी और बाद में उसे पछताने का भी समय नहीं मिलता। फू किगान जानता था कि वह सतर्क था और उसने उन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह जो कर रहा था वह कर रहा था। हालांकि फू किगान परेशान नहीं हुआ, इसके विपरीत वह और भी खुश था, क्योंकि नेता जितना अधिक सतर्क होगा उसके अधीनस्थों को उतना ही कम खतरा होगा। 20 से अधिक बक्से खोलने और उनमें से कई लाख राउंड गोला बारूद और यहां तक कि टैंक तोपे खोजने के बाद बाई जैमिन ने फू किगान की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बंदूकों का क्या हुआ? वे यहाँ हैं, मेरे पीछे आओ। फू किगान ने हंसते हुए उसे तिजोरी के पीछे ले गया, जहां दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा। ये देखकर बाई जैमिन मन ही मन खुश हुआ कि उसने सभी को नहीं मारा, वरना इस दरवाजे को खोजने में काफी समय लग सकता था। बाहर से देखने पर यह दीवार का ही एक और विस्तार लग रहा था और छिपे हुए दरवाजे को पहचानने के लिए कुछ भी अलग नहीं था। छिपे हुए कमरे में प्रवेश करते ही बाई जैमिन की आंखें चमक उठी और वह तेजी से हथियारों से भरी एक अलमारी के पास पहुंचा। टाइप 56 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, टाइप 53 हैवी मशीन गन, टाइप 67 हैवी मशीन गन, टाइप 81 असॉल्ट राइफल, टाइप 79 असॉल्ट राइफल, टाइप 81 राइफल। लगभग 1950 और 1990 के बीच कई तरह के आग्नेयास्त्र विकसित हुए, उनमें से सभी में बहुत ज्यादा मारक क्षमता थी और कुछ में बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति भी थी। यहां तक कि अब भी यदि 7.62 कैलिबर की गोली उनके सिर में लग जाए तो बाई जैमिन बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब पूरा नहीं था। हा, इस बार मैं वाकई बड़ी जीत गया। बाई जैमिन अंदर ही अंदर जोर से हंसा और दौड़कर नीचे की शेल्फ पर गया और उसने एक मॉडिफाइड 88 टाइप मार्क्समैन राइफल को सावधानी से उठा लिया। इस प्रकार की राइफल सामान्य स्नाइपर के समान थी, लेकिन अंतर यह था कि यह अर्ध स्वचालित हथियार की तरह फायर करने में सक्षम थी, तथा इससे भी अधिक घातक थी क्योंकि इसका स्कोप 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से लक्ष्य को भेदने में सक्षम था। आग लगाने वाली गोली और कवच भेदी गोली। बाई जैमिन की आंखें चमक उठी जब उसने बंदूक के बगल में मैगजीन देखी। यहां तक कि अगर कोई उसे इस तरह के हथियार से गोली मार दे जो इतनी भयानक गोलियां चलाने में सक्षम है, तो उसका सिर भी खून से लथपथ हो जाएगा। अगर तुम्हें वह खिलौना पसंद आया तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह खिलौना और भी अधिक पसंद आएगा। फू किगान की आवाज ने बाई जैमिन का ध्यान आकर्षित किया और वह टाइप 88 राइफल को वापस उसके स्थान पर रखकर तेजी से चला गया। एक स्विस AT-4 तापमान ट्रैकिंग और लक्ष्य लॉक के साथ एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर।
बाई जैमिन की सांस रुक गई जब उसने देखा कि हाई-टेक हथियार को सावधानीपूर्वक शेल्फ पर रखा गया है। अध्याय 173 हैंगर। बाई जैमिन को इतना आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उनकी आंखों के सामने जो हथियार था उसमें बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति थी। वास्तव में जब तोपों की तुलना की जाती थी तो AT-4 की विनाशकारी शक्ति किसी भी तरह से युद्धक टैंक से कम नहीं थी। AT-4 स्वीडन में विकसित एक रॉकेट लॉन्चर था जिसे पूरी दुनिया में बड़ी सफलता के साथ बेचा गया था। इसमें न केवल थर्मल सेंसर था बल्कि रिमोट नियंत्रित लक्ष्य लॉक भी था और इसका इस्तेमाल आमतौर पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों या किलेबंदी को बेअसर करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के हथियार के साथ बाई जैमिन किसी भी प्रथम आदेश के अस्तित्व को उसके स्तर की परवाह किए बिना 1000 टुकड़ों में विस्फोट कर सकता था। गोला बारूद। बाई जैमिन उत्सुकता से मिसाइलों की तलाश में आगे बढ़ा। उसे पता था कि उचित गोला बारूद के बिना यह AT-4 सिर्फ बेकार लोहे का ढेर था और किसी को भी खतरा नहीं था। नारंगी रंग का बक्सा खोलते ही बाई जैमिन ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसने देखा कि कम से कम 100 रॉकेट सावधानी से पंक्तिबद्ध होकर उपयोग के लिए रखे हुए थे। बहुत बढ़िया, बाई जैमिन ने चुपके से कहा। यद्यपि उसके हाथों में पहले से ही शक्तिशाली दुर्लभ श्रेणी के खजाने थे और यहां तक कि उसके पास 2 जादुई श्रेणी के खजाने भी थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि दुश्मनों की भीड़ से लड़ने के लिए मानव जाति द्वारा बनाए गए आधुनिक हथियार अभी भी अस्थायी रूप से अधिक उपयोगी थे। कम से कम ये प्रवृत्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि मानव समुचित रूप से विकसित नहीं हो जाता और वर्तमान हथियार प्रभावी नहीं हो जाते तथा उन्हें आत्मा अभिलेख खजानों या मानव द्वारा स्वयं निर्मित उत्परिवर्तित और विकसित राक्षसों की सामग्री का उपयोग करके प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता। ये सच है कि मानव जाति में कई कायल लोग हैं, लेकिन कई बहादुर लोग भी हैं। बाई जैमिन का दृढ़ विश्वास था कि अगर सबसे बुरा समय आ जाए और हर कोई एक कोने में सिमट जाए तो सबसे कायर व्यक्ति भी कम से कम अपने दुश्मन को काटने की कोशिश तो करेगा ही। जीवित रहने की प्रवृत्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था, यहां तक कि एक छोटा चूहा भी यदि कोने में फंस जाए तो उछलकर काट लेगा और यहां तक कि बिल्लियां भी यदि कोई विकल्प ना हो तो कुत्तों से लड़ने लगेंगी। जैसे ही बाई जर्मिन और फू किगांग हथियारों के बारे में बातचीत कर रहे थे, गुप्त कमरे के बाहर से आती हुई तेज कदमों की आवाज ने सभी सैन्य पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। एक बार धोखा दिए जाने और इस्तेमाल किए जाने के बाद भयभीत और सतर्क होकर 12 लोगों ने अपनी बंदूकें उठाईं और किसी भी क्षण गोली चलाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ दरवाजे की ओर तान दी। रुको, वे मेरे साथी हैं। बाई जैमिन की गहरी आवाज गूंजी और सैन्यकर्मियों ने अनजाने में अपने हथियार नीचे कर दिए। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी और के आदेश का पालन किया था। फू किगान की आंखें अजीब तरह से चमक उठीं और उसने आश्चर्य से अपने सामने खड़े युवक को देखा। इतनी कम उम्र में नेतृत्व और अधिकारपूर्ण व्यवहार की ऐसी आभा, वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। बेशक फू किगान के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि बाई जैमिन सोल रिकॉर्ड के आगमन के पहले दिन से ही बचे हुए लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर की आभा धीरे धीरे एक महान और योग्य नेता के रूप में ढल रही थी, इसलिए उसके मुंह से निकलने वाले हर शब्द में एक आधी अधूरी आधिकारिक छटा थी। जब शांगुआन बिंगजू और वू यीजुन शस्त्रागार में पहुंचे और खुले बक्सों के ढेर के साथ 7 प्रकार और कैलिबर के अनुसार छांटे गए पीले और नारंगी गोला बारूद के विशाल ढेर को देखा तो वे फर्श पर खाली गोला बारूद के खोल और बारूद की गंध देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ क्षण बाद दोनों महिलाओं ने गुप्त कमरे का दरवाजा खुला पाया और अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने बाई जैमिन को 13 लोगों के एक समूह के साथ देखा। सैन्य बचे हुए लोग, वो यीजुन ने हैरानी से बड़बड़ाया। उसने सोचा था कि बेस पर बचे हुए सभी लोगों को ज़ॉम्बी या बाहर से आए किसी अन्य जंगली जानवर ने मार डाला होगा। शांगुआन बिंगजू भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह आश्चर्य जल्द ही गायब हो गया और उसकी उदासीन नजर बाई जैमिन पर पड़ी, इससे पहले कि वह कहती, बाई जैमिन, आप शायद इसे देखने के लिए आना चाहें। ओह! बाई जैमिन ने एक भान उठाए और शांगुआन बिंगजू की आंखों में हल्की चमक देखकर सिर हिलाया। ठीक है, आप नेतृत्व करें। शांगुआन बिंगजू ने सिर हिलाया और विभिन्न अलमारियों पर करीने से व्यवस्थित सभी हथियारों पर एक त्वरित नजर डालने के बाद वह मुड़ी और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। शांगुआन बिंगजू और वू यीजुन के नेतृत्व में बाई जैमिन ने सावधानी से आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए सुविधा के माध्यम से उनका पीछा किया। आखिरकार वह मायावी गिरगिट जैसे अजीब और खतरनाक जानवरों से भरे जंगल के बीच में एक जगह पर था। दूसरी ओर सैनिक दोनों महिलाओं को आश्चर्य से देख रहे थे।
दोनों की त्वचा एकदम सही हालत में थी, उनके शरीर सुंदर और आकर्षक थे, उनके चेहरे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उकेरे गए प्रतीत होते थे, और उनके शरीर से निकलने वाली अभिमानी और गर्वित आभा निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य महिला में हो सकती थी। एक हफ्ते से ज्यादा समय तक पूरी तरह से बंद रहने के बाद स्वाभाविक रूप से सैन्य कर्मियों की अपनी शारीरिक जरूरतें थीं, इसलिए ऐसी महिलाओं को देखते ही उनमें से कई उत्तेजित हो जाते थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी दोनों सुंदरियों पर एक नजर डालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे किसी तरह से बता सकते थे कि वे दोनों ऐसी नहीं हैं जिनके साथ खेलना ठीक नहीं है। समूह 10 मिनट से ज्यादा समय तक चुपचाप चलता रहा। दोनों महिलाओं के नेतृत्व में उन्हें लगभग 20 या 30 मीटर ऊंचे एक बड़े हैंगर में ले जाया गया। हैंगर के अंदर और बाहर को अलग करने वाला धातु का दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके बजाय एक बच्चे की मुट्ठी के आकार के बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। उनकी संख्या निस्संदेह हजारों में थी, जो हीरे की तरह चमक रहे थे। फू किगान को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दरवाजा गायब था। हथियारों की तिजोरी में खुद को बंद करने से पहले उन्हें यकीन था कि यह जगह एकदम सही हालत में है। हालांकि उसका चेहरा जल्दी ही बदल गया और जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, वह जल्दी से बर्फ का एक टुकड़ा उठाने के लिए नीचे झुका। ये तो, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके मुंह से आश्चर्य की चीख निकल गई। सेना के जवान अपने प्लाटून लीडर के इस रवैये को देखकर हैरान थे, इसलिए उत्सुकतावश उन्होंने भी बर्फ के टुकड़े उठा लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जमी हुई बर्फ के अंदर धातु के टुकड़े सीलबंद थे, तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बर्फ के हर टुकड़े के अंदर धातु के टुकड़े बंद थे। फू किगांग और सैन्य कर्मियों ने बाई जैमिन के बगल में खड़ी दो महिलाओं को डर भरी आंखों से देखा। सौभाग्य से उनमें से किसी ने भी पहले कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, वरना वे बर्फ में बंद हो जाती और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में नष्ट हो जाती। बाई जैमिन की अजीब नजर देखकर शांगुआन बिंग जू ने कंधे उचका दिए और ठंडे स्वर में कहा, यह इस तरह से सरल है। वैसे भी इसे देखो। बाई जैमिन ने अपना सिर हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि हंसे या रोए। वह शांगुआन बिंग जू के पीछे पीछे हैंगर में चला गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, छोटे जैमिन। लिलिथ की आवाज उसके कानों तक पहुंची। वह अजीब तरह से चुप थी, लेकिन शायद उसकी खुशी को महसूस करते हुए उसने उसे और प्रोत्साहित करने का फैसला किया। इन खिलौनों के साथ विकास के पहले चरण में तुम्हारा प्रसव आसान हो जाएगा। अध्याय 174 बाहर आना। बाई जेमिन ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ शांगुआन बिंग जू और वू यीजुन की ओर देखा। ये खोज बहुत बढ़िया है। अब हमारे समूह को न केवल खतरे का सामना करने और जीवित रहने की बेहतर संभावना मिलेगी, बल्कि इससे सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। शांगुआन बिंग जू और वू यीजुन अच्छी तरह से समझ रहे थे कि हैंगर के अंदर क्या है, उस पर नियंत्रण रखने का क्या मतलब है। बाई जैमिन का बयान सुनने के बाद उनकी आंखें और भी चमक उठीं। यह फू किगांग ने स्तब्ध होकर एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने की ओर देखने लगा। हैंगर के पिछले हिस्से में खड़ी दो ब्रैडली टाइप M3 IFV को अब नष्ट हो चुके दरवाजे की ओर इशारा किया गया था। उनके बगल में दो बड़े सैन्य तिरपाल लापरवाही से जमीन पर फेंक दिए गए थे, जिससे पता चलता है कि वे पहले ढके हुए थे। इस प्रकार के IFV को विशेष रूप से अपनी भयानक मारक क्षमता, अत्यंत उच्च सभी भूमि गतिशीलता और कई कवच प्लेटों के लिए जाना जाता था, जो 30 मिलीमीटर कवच भेदी गोला बारूद के प्रभाव का भी प्रतिरोध करने में सक्षम थे। निस्संदेह भयानक राक्षस और सबसे शक्तिशाली IFVs में से एक। दो M3 IFV के अतिरिक्त वहां टाइप 92 और टाइप 67 भारी मशीन गनों से लैस 10 वाहन भी थे। सैन्य जीपें, ATV, यहां तक कि 5 संशोधित ट्रक भी। क्यों? ये चीजें यहां क्यों हैं? एक सैनिक ने अचंभित होकर कहा। क्या वे भारी हथियारों से लदे सभी वाहन नहीं ले गए, जिसमें कुत्ता जिन शुन और बाकी लोग थे? ऐसा नहीं है कि वे उन्हें ले जाना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते थे या किसी कारण से उस समय उन्हें ऐसा करना अनावश्यक लगा। बाई जैमिन एक IFV के पास गया और वाहन के हेलमेट को छुआ। फिर वह चारों ओर देखने के लिए मुड़ा और खाली जगहों की ओर इशारा किया। उन्होंने युद्धक टैंक और हथियार लगे वाहनों में से अधिकांश को ले लिया। 1500 लोगों के समूह के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। हालांकि M3 IFV अपनी तरह के सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन असली राजा यानी युद्धक टैंकों के खिलाफ वे उल्लेख के लायक नहीं थे। एक टैंक को नष्ट करने के लिए 3 या 4 M3 IFV की जरूरत होती थी, जो इस प्रकार की मशीन की शक्ति का पर्याप्त सबूत था। यह संभावना से कहीं ज्यादा थी कि पीछे हटने के समय जिनशुन और उसके बाकी लोग इन IFV को पीछे छोड़ने का फैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें चलाने में सक्षम जनशक्ति की कमी होगी।
आखिरकार इस तरह के हथियार परिवहन के अलावा किसी और काम के लिए बेकार थे। अगर हथियारों को चलाया नहीं जा सकता था, जो खतरों से भरे इस जंगल में अंततः मदद से ज्यादा बोझ बन जाते। भाई जैमिन, अब हम क्या करें? वो यीजुन ने चिंतित होकर पूछा। आसमान अब पूरी तरह से काला हो गया है। अगर हम इस अंधेरे में बाहर निकलेंगे तो हम जंगली जानवरों के सामने असुरक्षित हो जाएंगे, जिनकी इंद्रियां बहुत तेज हैं। भाई जैमिन ने एक पल सोचा और फिर शांगुआन बिंग जू की ओर देखा और उससे इस बारे में उसकी राय पूछी। तुम क्या सोचती हो? क्या हमें चेन हे और बाकी लोगों की तलाश में अभी जाना चाहिए या बस सुबह होने तक इंतजार करना चाहिए? उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह देखना चाहता था कि शांगुआन बिंग जू की प्रतिक्रिया कैसी थी। भाई जैमिन उसे अपने समूह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था। न केवल वह बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली थी, बल्कि वह ज्यादातर स्थितियों में शांत दिमाग रख सकती थी और खतरे की परवाह किए बिना तुरंत जवाबी उपाय सोच सकती थी। यही कारण था कि वह एक फर्स्ट ऑर्डर न्यू एज मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रही, जो उससे 22 स्तर ऊपर था। अब वह देखना चाहता था कि क्या वह इस स्थिति में तर्कसंगतता बनाए रख सकती है या नहीं। इस तरह वह जान पाएगा कि उसकी सीमा कहाँ है और वह इस बात से अवगत हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में वह भरोसेमंद नेतृत्व नहीं कर सकती। शांगुआन बिंग जू की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं और उसने अपनी आंखें बाहर की ओर आधी बंद कर लीं। वह झिझकती हुई लग रही थी क्योंकि वह लगभग 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। किसी ने भी उसकी बात नहीं काटी और चुपचाप उसे देखते रहे। हमें भोर होते ही निकल जाना चाहिए, उसने अंततः अपने विचार व्यक्त किए। यदि हम अभी निकलेंगे तो न केवल हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि हम बाहर जंगली जानवरों को भी आकर्षित कर सकते हैं, जिससे दूसरों को परेशानी हो सकती है। भाई जैमिन की आंखें हल्की चमक उठीं। उसने शांत भाव से सिर हिलाया। अच्छा, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। हम कल सुबह पहली रोशनी में निकलेंगे। सैन्य शिविर में स्वाभाविक रूप से कई बड़े कमरे थे जिनमें कई बिस्तर लगे हुए थे। ये कमरे सैनिकों के लिए रात में या जब वे ड्यूटी से छुट्टी पर होते थे, आराम करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए फुकिगान के समूह ने अपने लिए एक बड़ा कमरा लिया, जबकि बाई जैमिन के समूह ने दूसरा कमरा लिया। हालांकि वे खुद को सहयोगी मानते थे, फिर भी कुछ प्रतिरोध था। आखिरकार उन्हें मिले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे। विश्वास बढ़ने में थोड़ा और समय लगा ताकि वे आराम से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल सकें। मुख्य रूप से उत्परिवर्ती पशु के मांस से बने त्वरित रात्रि भोजन के बाद सभी लोग आराम से सो गए। सैनिक अपने चेहरों पर मुस्कान लिए सोए। कई दिनों तक संपीड़ित भोजन खाने के बाद पहली बार वास्तविक भोजन पाकर संतुष्ट थे, जिसका उपयोग केवल युद्ध के दौरान आपातकालीन स्थिति में किया जाता था। अगले दिन बाई जैमिन का समूह सुबह सुबह जंगल से निकल पड़ा। उन्होंने बिना रुके रास्ते में नाश्ता भी किया। रास्ते में उन्हें कभी कभी कुछ उत्परिवर्तित जानवरों या उत्परिवर्तित कीड़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 मुख्य लड़ाकों ने बिना एक भी गोली चलाए उन्हें आसानी से मार गिराया। सैनिकों ने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ रखी थीं और सावधानी से आसपास के माहौल को देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़े 3 लोग सिर्फ राक्षस थे। अब वे उनके नजरिए से सामान्य इंसान नहीं माने जा सकते थे। सैनिकों की दुनिया उलट गई जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ठंडी और उदासीन शांगुआन बिंग जू ने अपने दुश्मनों के जीवन को समाप्त करने के लिए बर्फ के भाले तैयार किए, या जब सुंदर और गर्म वू यीजुन ने अपने दुश्मनों को फंसाने और उन्हें टुकड़ों में काटने के लिए आसपास की घास का इस्तेमाल किया। जहां तक बाई जेमिन का प्रश्न है, तो उसने रास्ते में बस कुछ बार अपनी तलवार घुमाई तथा ऊब के कारण कुछ शत्रुओं को मार डाला। चूंकि उन्हें कोई बड़ी बाधा नहीं आई थी, 2 घंटे चलने के बाद समूह अंततः मुख्य सड़क पर पहुंच गया और तुरंत ही उन्होंने 2 संशोधित जीपों को किनारे पर आंशिक रूप से शाखाओं और सूखे पत्तों से ढका हुआ देखा। सैनिकों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्होंने हजारों पेड़ों से घिरे बिना फिर से सूरज की रोशनी को साफ देखा। उनमें से कुछ लोग खुशी और सांत्वना के आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक पाए, जैसे कि उन्होंने जीवन में दूसरा मौका जीत लिया हो, जबकि वे पहले ही हार मान चुके थे। वास्तव में एक निश्चित दृष्टिकोण से यह गलत नहीं था। आखिरकार अगर बाई जैमिन और 2 महिलाओं की उपस्थिति नहीं होती, तो सैनिकों को किसी जंगली जानवर द्वारा मार दिया जाता और फिर हथियारों के भंडार के अंदर खा लिया जाता या भूख से मर जाते। अनजाने में ही सैनिकों की उसके प्रति जो सतर्कता थी वह कम हो गई और उनकी आंखों में थोड़ी गर्मजोशी आ गई। आखिरकार वे जानते थे कि जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी, वह वही युवक था जो उन दोनों महिलाओं का नेतृत्व कर रहा था। अध्याय 175 सब कुछ उचित समय पर आएगा। पहले तो चेन हे को सैन्य कर्मियों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि बाई जैमिन और अन्य लोग अपनी पीठ पर एक बड़ा सैन्य बैग लेकर चल रहे थे, जिसमें से कुछ बंदूकों के बट दिखाई दे रहे थे।
वास्तव में उसने बाई जैमिन के कंधे पर टंगी टाइप 88 निशानेबाज की राइफल भी देखी थी और उस हथियार को देखकर लार टपकाता था। आखिरकार जबकि उसकी अपनी टाइप 85 स्नाइपर राइफल शक्तिशाली थी, लेकिन वह टाइप 88 की तुलना में कुछ भी नहीं कर सकती थी। चाहे वह मारक क्षमता, सटीकता, दूरी या प्रवेश क्षमता की बात हो, टाइप 88 राइफल निस्संदेह कई गुना बेहतर थी। हालांकि जल्द ही उनका ध्यान शांगुआन बिंगजू और वू येजुन की ओर चला गया। वह अपने बचपन के दोस्तों के पास गया और उनसे पूछना शुरू किया कि वे कैसे हैं और मिशन यात्रा और सैन्य शिविर से संबंधित सवाल पूछने लगा। शांगुआन बिंगजू ने भी चेन हे की वास्तविक चिंता को नोटिस किया, इसलिए उसने वू येजुन के साथ मिलकर एक कोने में बैठकर धीरे धीरे घटित घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। दूसरी ओर बाई जैमिन ने उन संशोधित जीपों में से एक के पास जाकर ड्राइवर को आदेश दिया, गांव वापस जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम कई जिंगई को बताओ कि मुझे झोंक दे के साथ 200 बचे हुए श्रमिकों के एक समूह और 100 बचे हुए लोगों के एक समूह को लाने की जरूरत है, जिन्हें सशस्त्र मिलिशिया में शामिल होने की मंजूरी दी गई थी। कोई सवाल? गाड़ी के ड्राइवर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हालांकि जल्द ही उसे कुछ सूझा और उसने झिझकते हुए कहा, ये लीडर बाय, क्या आप मेरे साथ किसी को भेज सकते हैं? बस। बाय जैमिन ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और सिर हिला दिया। उसने अपनी तरफ देखा और सहजता से पूछा, प्लाटून लीडर फू किगान, क्या आप बिगिनिंग विलेज जाना चाहेंगे? इस तरह आप मेरे एक भरोसेमंद अधीनस्थ से सीधे संपर्क कर सकते हैं, वह आपको उस जगह पर ले जाएगा और वहां आप बचे हुए लोगों को देख सकते हैं। आपके लिए उस जगह के नियमों से परिचित होना भी बेहतर होगा। फू किगान कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल वो उत्सुक था और देखना चाहता था कि उसके बगल में बैठा युवक जिस शुरुआती गांव का नेतृत्व कर रहा है, वह किस तरह का है। तभी वह अधिक सहज महसूस कर पाएगा और पूरे दिल से उसके साथ जुड़ पाएगा। आखिरकार उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि जिस व्यक्ति को वह अपना और अपने आदमियों का जीवन सौंप रहा है, वह पूरी तरह से पागल नहीं है। बाई जैमिन ने ड्राइवर को कुछ और निर्देश दिए और फिर संशोधित जीप उत्तर दिशा में सीधे बिगिनिंग विलेज की ओर चल पड़ी। फू किगांग ने अपने साथ 2 और हथियारबंद लोगों को ले लिया था, इसलिए रास्ते में सुरक्षा कम से कम काफी होगी। बाई जेमिन को इस बात की चिंता या डर नहीं था कि गांव में पहुंचने के बाद फू किगांग कुछ भी अजीब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि न केवल उसके साथ उसके कई भाई यहां थे, बल्कि फू जुएफेग और कांगलान, जो घर की रक्षा के लिए गांव में रह रहे थे, किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। खास तौर पर कांगलैन। वर्तमान कांगलैन संकट के समय में अपनी कुल शक्ति का 5% जारी करने में सक्षम थी, इस तथ्य के कारण कि वह स्वेच्छा से उसकी वफादार अनुयायी बनने के लिए सहमत हुई थी। इसके अलावा उसने भी कई जिंगई की तरह बाई जैमिन से एक शक्तिशाली कौशल हासिल किया था। यह एक उपहार था जो उसने दोनों लड़कियों को स्वागत के रूप में दिया था। सैनिकों के साथ ड्राइवर को गांव पहुंचकर आदेश देने और फिर वापस इस स्थान पर आने के लिए कम से कम 20 घंटे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि कई जिंगई और झोंकदे को बचे हुए लोगों को फिर से इकट्ठा करने और प्रस्थान से पहले सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। इसलिए बाई जैमिन और बाकी लोगों के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जंगल के अंदर जहां अन्य लोग थे, वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाई जैमिन जमीन से 6 या 7 मीटर ऊपर एक छोटी शाखा पर बैठा था। पेड़ के मुख्य तने से टिककर एक पैर मजबूती से मोटी शाखा पर टिकाए और दूसरे पैर को हवा में धीरे धीरे हिलाते हुए वह शांत नजर से सीधे सामने देख रहा था। हवा सीटी बजाती हुई आई और लिलिथ अपने असली रूप में उसके पास आ गई। उसने उसके चेहरे को देखा और फिर उस जगह को देखा जहां वह देख रहा था, फिर उत्सुकता से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? बाई जैमिन 2 मिनट से अधिक समय तक चुप रहे और कोई उत्तर नहीं दिया। लिलिथ ने भी फिर कुछ नहीं कहा और बस उसके बगल में बैठी रही, जबकि वह धीरे से एक अजीब धुन गुनगुना रही थी और अपनी पतली टांगों को हिला रही थी जो लय में शून्य में तैर रही थी। बहुत देर तक चुप्पी के बाद बाई जेमिन ने अंततः अपना मुंह खोला, लिलिथ, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो? लिलिथ आश्चर्यचकित दिखी और उसकी मधुर गुनगुनाहट बंद हो गई। उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम मेरा नाम पहले से ही जानते हो। तुम ये भी जानते हो कि मैं लूसीफर के नेतृत्व में राक्षसी सेना के गुट से संबंधित हूँ। और तुम ये भी जानते हो कि मैंने छठे क्रम का प्राणी बनने के लिए पर्याप्त आत्मिक शक्ति अवशोषित कर ली है। बाई जैमिन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता? ओह! लिलिथ ने अपनी भौं उठाए और अपना पूरा ध्यान उसके अगले शब्दों पर केंद्रित कर दिया।
मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि आपका पसंदीदा भोजन क्या है, मुझे नहीं मालूम कि आपका परिवार है या नहीं, वर्ष का आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है, मुझे नहीं मालूम कि आपका पसंदीदा रंग क्या है। मुझे ये भी नहीं मालूम। भाई जेमिन ने कई अन्य बातें बताईं जो उसे उसके बारे में नहीं पता थीं, लेकिन फिर वह रुक गया ताकि यह सिलसिला जारी न रहे। लिलिथ ने उसे आश्चर्य से देखा और फिर उसने निष्कर्ष निकाला, हालांकि मेरे पास आराम करने के लिए मुश्किल से ही कुछ खाली समय होता है और कई बार हमारे पास बातचीत करने का भी समय नहीं होता है, लेकिन आपकी उपस्थिति महसूस करने से ही मैं किसी तरह शांत हो जाता हूँ। पहले मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ही वह व्यक्ति थे जिसने मेरी मदद की थी जब सोल रिकॉर्ड ने मेरे शांतिपूर्ण जीवन को नष्ट कर दिया था। हालांकि मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। लिलिथ का दिल अचानक से धड़कने लगा। हालांकि उसकी मुस्कुराहट का भाव नहीं बदला और उसने हैरानी से पूछा, और फिर ऐसा क्यों है? भाई जैमिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बहुत देर तक चुप रहे, फिर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैं भी इसका उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। और कुछ मुझे बता रहा है कि तुम्हारे पास वह उत्तर है जिसकी मुझे तलाश है। मैं समझती हूं, लेकिन तुम्हें खुद ही इसकी तलाश जारी रखनी होगी। लिलिथ ने हंसते हुए कहा और फिर खड़ी हो गई और हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे कुछ शब्द पीछे छोड़ते हुए चली गई। जब तुम काफी मजबूत हो जाओगी तो सभी उत्तर तुम्हें स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। भले ही तुम उनकी तलाश न करो, सब कुछ तुम्हें सही समय पर मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तब तक न जानना बेहतर है जब तक तुम्हारे पास उनके बारे में कुछ करने की शक्ति न हो, अन्यथा ये केवल अच्छे से ज्यादा नुकसान ही करेगा। कड़ी मेहनत करो छोटे जैमिन। मैं तुम्हें छाया और प्रकाश से प्रोत्साहित कर रही हूं। अपने सामने खाली जगह को देखते हुए भाई जेमिन को समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बस। तुम कौन हो, लिलिथ? अंत में उन्होंने बस अपना सिर हल्का सा हिलाया और अपने परिवार के साथ अपनी एकमात्र तस्वीर निकाली, जो उनकी सबसे मूल्यवान निधि थी। वह उनसे एक बार फिर मिलने के करीब पहुंच रहा था। वह रात में मुश्किल से 3 या 4 घंटे सो पाता था, क्योंकि जब वह अपने बिस्तर पर लेटा होता था तब भी वह अपने दिमाग को अलग अलग तरीकों से सोचने में लगा रहता था कि कैसे वह और अधिक शक्तिशाली बन सकता है और अपने छोटे से गुट को बढ़ा सकता है ताकि अपने प्रियजनों तक पहुंच सके और उन्हें इस अराजक दुनिया में एक सुरक्षित स्थान दे सके। वह अब उन तक पहुंचने में सक्षम होने से ज्यादा और क्या नहीं चाहेगा। वह ये सुनिश्चित करने से ज्यादा और क्या चाहेगा कि वे वास्तव में ठीक है। भाई जैमिन को पता था कि उसका परिवार मर सकता है या भूखा मर सकता है जबकि वे किसी कोने में छिपे हुए हैं। हालांकि इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि गिरने से बचने के लिए उसे कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ा। यानकिंग जिले के कई जंगलों में से केवल एक का हिस्सा ही उसे इतनी परेशानी दे रहा था। भाई जेमिन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वहां कितने खतरे हैं। इसलिए मुझे सिर्फ खुद को मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है। अपने हाथों में तस्वीर को देखते हुए उसने खुद से कहा, मुझे जनशक्ति की भी जरूरत है। कुछ खूंखार शेर या बड़ी संख्या में चींटियां ही काफी होंगी। अध्याय 176 भविष्य की योजनाएं। समय बहुत जल्दी बीत गया। इससे पहले कि भाई जेमिन को इसका एहसास हो, वह पूरे 5 घंटे तक एक ही स्थिति में एक ही स्थान पर रहा था। हालांकि समय सापेक्ष था। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा होता था जो उसे उबाऊ लगता था, तो घड़ी की सुइयां अपनी जगह पर स्थिर हो जाती थीं, मुश्किल से हिलती थीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसे वह पूरे दिल से पसंद करता है या प्यार करता है, तो घड़ी की सुइयां अनगिनत चक्कर लगाने में बहुत जल्दबाजी करती हैं। क्या यह विडंबनापूर्ण नहीं था? जिन क्षणों को हम जल्दी से गुजारना चाहते थे वे हमेशा के लिए बने प्रतीत होते थे, जबकि जिन क्षणों को हम हमेशा के लिए बने रहना चाहते थे वे एक सेकंड में खत्म हो गए। यद्यपि पूरे 5 घंटे बीत चुके थे और सूर्य के दूर क्षितिज पर डूबने में केवल 2 घंटे ही शेष थे, भाई जेमिन लालसा और उमड़ते स्नेह से भरी आंखों से अपने हाथों में उस छवि पर विचार करना जारी रखे हुए था। वास्तव में वह उनमें से प्रत्येक के फोटोग्राफ में कैद चेहरों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके पास आ रहा है। उसे इसका एहसास तब हुआ जब वे 10 मीटर की दूरी पर आ गए। इतने घंटों के बाद पहली बार भाई जेमिन ने अपने हाथों में पकड़े चित्र को देखना बंद कर दिया और जिस पेड़ पर वह बैठा था उससे नीचे देखने लगा। शांगुआन बिंगजू ने जमीन से उसे देखा। उसकी साफ आंखें हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी लेकिन अजीब तरह से, उनके भीतर एक छोटी सी आकर्षक लौ के साथ उसके हाथ में मौजूद तस्वीर पर एक नजर डाली और फिर उसे फिर से सीधे आंखों में देखा। हालांकि वह कोण के कारण चित्र में चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह 4 लोगों को पहचानने में सफल रही थी, 2 पुरुष और 2 महिलाएं।
बिना पूछे भी शांगुआन बिन जू को यह स्पष्ट था कि यह उसका परिवार ही होगा। फिर भी वह पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या यह आपका परिवार है? बाई जैमिन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। उसने चित्र को घुमाया ताकि वह उसे बेहतर तरीके से देख सके और धीरे से इशारा किया, मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन। यह तस्वीर 12 साल से भी ज्यादा पहले ली गई थी, इसलिए ये कुछ पुरानी थी। हालांकि शांगुआन बिन जू ने इस छोटी सी तस्वीर को जिस सावधानी से संभाला गया था, उस पर ध्यान दिया। हालांकि यह कुछ कोनों से थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन ज्यादातर यह एकदम सही हालत में थी। मैं समझ गई। उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आवाज उदासीन थी, लेकिन यह अहंकार के लिए उदासीनता नहीं थी, बल्कि एक सहज उदासीनता थी जो उसकी आत्मा से आती हुई प्रतीत होती थी। आप सभी बहुत करीब लगते हैं। बाई जैमिन को उसके अंतिम शब्द थोड़े अजीब लगे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इतना ही कहा, बेशक हम हैं। आखिरकार हम परिवार हैं। शांगुआन बिन जू ने 2 सेकंड तक उसे घूर कर देखा, फिर सिर हिलाया और अपनी आंखें एक बार फिर तस्वीर की ओर घुमा लीं। उस समय 30 साल की उम्र के आसपास के दंपत्ति अपने 8 या 9 साल के 2 बच्चों को गले लगाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वाकई खुश दिख रहे थे। छोटे लड़के की आंखों में शरारती भाव चमक रहा था, जबकि छोटी लड़की एक छोटे भूरे रंग के भरवा खरगोश से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें दुनिया के सबसे साफ पानी की तरह स्वच्छ और शुद्ध दिख रही थीं। शांगुआन बिन जू की आंखें एक पल के लिए अजीब तरह से चमक उठीं, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूर चली गई। जब वह फिर से जंगल से बाहर निकली तो उसने टिप्पणी की, हालांकि अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन हमने कुछ खाने का फैसला किया है क्योंकि हम काफी भूखे हैं। तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए। बाई जैमिन ने अपनी आंखों से उसकी पतली पीठ का पीछा किया जब तक कि वह घने जंगल के पेड़ों में गायब नहीं हो गई और अपना सिर खुजलाते हुए बुदबुदाया, कितना अजीब है। हालांकि उसे जल्द ही भूख लगने लगी, इसलिए उसने उसकी दी हुई सलाह का पालन करने का फैसला किया। आखिरकार कई घंटे बीत चुके थे और सैन्य शिविर से निकलते समय उसने जो नाश्ता किया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था। मूल रूप से पिछली रात के खाने के बाद से बाई जैमिन ने ठीक से खाना नहीं खाया था। वह तेजी से छलांग लगाकर पेड़ से नीचे उतरा और धीरे से जमीन पर उतरा तथा जंगल के बाहर की ओर चल दिया। ऐसा लग रहा था कि इंतजार अनंत काल तक चलेगा। जबकि बाई जेमिन का समूह काम शुरू करने के लिए बचे हुए लोगों के समूह के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, उनमें से किसी के पास करने के लिए विशेष रूप से कुछ भी आकर्षक नहीं था, इसलिए वे बस आपस में बातचीत कर रहे थे और शुरुआती गांव की शक्ति में सुधार करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने इस बात पर भी विचार विमर्श किया कि आगे क्या किया जाए। अंत में बाई जेमिन, शांगुआन बिन जू, वू यीजुन और चेन हे द्वारा सबसे अधिक पसंद किया गया विचार एक ही निकला, दक्षिण दिशा में आगे बढ़ें और बैकवान कैंप में चले जाएं। बैकवान कैंप की स्थापना यानकिंग जिले के बैकवान उप जिले के मेयर ने की थी। इसके अलावा रेडियो प्रसारण के अनुसार सेना ने एक बड़ी सुरक्षा परिधि स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें वर्तमान में 10,000 से ज्यादा लोग बचे हुए हैं। बाई जैमिन ने व्यक्तिगत रूप से कैंप बैकवान की यात्रा करने का फैसला किया था। इसके अलावा वू यीजुन ने भी उसके साथ जाने पर जोर दिया था, जिसे बाई जैमिन ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया। वू यीजुन चीन के प्रधानमंत्री की पोती थी और कई शक्तिशाली लोगों को जानती थी। शायद अगर वह कैंप बैकवान के उच्च कमान के साथ बातचीत करने का फैसला करता तो उसकी मौजूदगी उसके लिए चीजें आसान कर देती। शांगुआन बिन जू के लिए वह भी जाना चाहती थी क्योंकि वह अपनी आंखों से सरकार द्वारा स्थापित जगह को देखना चाहती थी। हालांकि बाई जैमिन ने उसे यह कहते हुए सीधे मना कर दिया कि उसे शुरुआती गांव की रक्षा करने वाले किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर जानवर दिखाई देता है तो चेन हे और बाकी लोग उसे पीछे हटा सकते हैं, अगर वे एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। हालांकि अगर 2 फर्स्ट ऑर्डर दुश्मन या फर्स्ट ऑर्डर के बीच एक उच्च स्तरीय दुश्मन दिखाई देता है तो केवल बाई जैमिन और शांगुआन बिन जू के पास ऐसे अस्तित्वों से बचाव करने की शक्ति थी। अंत में शांगुआन बिन जू ने जिद करना बंद कर दिया क्योंकि उसे पता था कि बाई जैमिन की बातें सही थीं। इसलिए वह और चेन हे, फू जूफेग और कांगलैन के साथ मिलकर घर की सुरक्षा करेंगे जब तक वह दूर रहे। समय बीतता गया और पलक झपकते ही अगली सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था और आसमान लगभग पूरी तरह से काला हो चुका था। सूरज की केवल हल्की सी चमक ही दूर से दिखाई दे रही थी, इतनी दूर और इतनी धुंधली कि तारे अभी भी दिखाई दे रहे थे। सैन्य शिविर से लाए गए एक विशाल सैन्य तंबू में सो रहे बाई जैमिन ने अपनी आंखें खोली जब उन्होंने धीरे धीरे इस दिशा में आ रहे इंजनों की आवाज सुनी। कुछ मीटर दूर शांगुआन बिन जू की नीली आंखें खुल गईं और उनके भीतर एक ठंडी ठंडक दौड़ गई।
कुछ सेकंड बाद चेन हे भी वू यीजुन के साथ ही जाग गया। उसके बाद सैनिकों ने भी जल्दी से अपनी बगल में पड़ी बंदूकें उठा ली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाई जैमिन ने अपना हाथ हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। उसकी हड्डियां धीरे से चरमरा उठीं और वह खुद को रोक नहीं सका और शांति से कहने से पहले खुशी की सांस छोड़ी, वे यहाँ हैं। अब काम पर लगने का समय है। अध्याय 177 मास्टर। वे यहाँ हैं। अब काम पर लगने का समय है। बाई जैमिन की बातें सुनकर वे सभी थोड़े भ्रमित से लग रहे थे क्योंकि वे अभी अभी जागे थे। हालांकि उनमें से कुछ जल्द ही समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। शांगुआन बिंगजू सबसे पहले खड़ी हुई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे पीछे तंबू से बाहर चली गई। वो यीजुन ने भी शीघ्र ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक लंबी सुखद रात की नींद के बाद नई ऊर्जा के साथ बाहर की ओर दौड़ी। चेन हे ने अपने बाल बिखेरे और आह भरी, अभी भी नींद में था। तुरंत जाने के बजाय उसने अपनी बंदूकें सावधानी से जांचनी शुरू कर दी। आखिरकार ये बंदूकें उसकी सुरक्षा का मुख्य स्रोत थीं। सैन्य तंबू के बाहर बाई जैमिन ने देखा कि वू यीजुन ने अपने शरीर को सीधा किया ताकि वह अपनी अकड़न के निशानों को दूर कर सके। उसका आकर्षक शरीर देखने में बेहद आकर्षक था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो बच्चों जैसी जिज्ञासा से चमक रही थीं, उसके आकर्षण में और भी इजाफा कर रही थीं। शांगुआन बिंगजू भी यही कर रही थी। उसका लचीला शरीर अलग अलग कोनों में घूम रहा था, जिससे उसकी कॉम्बैट ड्रेस के कारण उसके शरीर के वक्र उभरकर सामने आ रहे थे। उसने छोटी उम्र से ही अलग अलग मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था और जब उसने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया था तब उसने तलवारबाजी का भी अध्ययन किया था। अपने निरंतर प्रशिक्षण के कारण शांगुआन बिंगजू ने एक ऐसा आकर्षक शरीर बना लिया था जिसे कोई भी देख सकता था। सौभाग्य से या नहीं, उस समय वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति बाई जैमिन था। हालांकि उसने अपनी नजरें मुख्य सड़क पर वापस मुड़ने से पहले बस एक सेकंड के लिए उन पर नजर डाली। शायद दोनों औरतें जानती थीं कि वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा या उन्हें वासना भरी नजरों से नहीं देखेगा और इसीलिए उन्होंने उसके साथ ज्यादा खुलकर पेश आने की हिम्मत की थी। आखिरकार वे पहले से ही अच्छी तरह जानती थीं कि बाई जैमिन किस तरह का इंसान है। दरअसल बाई जैमिन के दिमाग में सिर्फ 3 लक्ष्य थे। पहला ज्यादा ताकतवर बनना, दूसरा अपने परिवार को ढूंढना और तीसरा लिलित की मदद करना। आखिरी 2 लक्ष्य सीधे पहले लक्ष्य से जुड़े हुए थे। जहां तक सेक्स की बात है तो बाई जैमिन की दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से सेक्स में थी। आखिरकार वह एक बेहद स्वस्थ युवक था। हालांकि ये सच था कि सेक्स के जरिए वह बहुत ज्यादा तनाव और मानसिक थकान दूर कर सकता था, लेकिन बाई जैमिन को पता था कि अभी इसके लिए समय नहीं है। लिलित के अनुसार अगर वह शक्ति की एक निश्चित सीमा तक पहुंच सकता है तो वह हमेशा के लिए जीवित रह सकेगा। इसलिए बाई जैमिन को जल्दी नहीं थी, उसके पास उस तरह की चीजों के लिए समय था। अब चिंता करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें थीं। जल्द ही इंजनों की गर्जना और भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। अंधेरे के बीच कई वाहनों की लाइटें चमक रही थीं और पहिए सड़क के बीचों बीच स्थिर गति से घूम रहे थे। दूर से बाई जैमिन और बाकी लोग स्पष्ट रूप से 10 से अधिक वाहनों के काफिले को अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। आक्रमण में सबसे आगे एक संशोधित जीप तेज गति से आगे चल रही थी, जबकि 2 संशोधित बसें, 3 बड़े मालवाहक ट्रक, एक टैंकर ट्रक और लगभग 5 संशोधित एटीवी उनके पीछे चल रहे थे। जंगल की ओर आते इंजनों की आवाज ने स्वाभाविक रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित किया। स्वूश! अचानक 1 मीटर से ज्यादा लंबी उत्परिवर्तित बिल्ली घास से बाहर निकली और वाहनों के काफिले की ओर दौड़ी। अपनी अत्यधिक चपलता के कारण ये जानवर अपने तीखे पंजों से एक बस को टक्कर मारने में कामयाब रहा। चीख! हालांकि चीखने की आवाज के अलावा बस को बचाने वाले धातु आवरण पर कोई निशान तक नहीं पड़ा। जैसे ही उत्परिवर्तित बिल्ली अपना हमला जारी रखने वाली थी, सामने वाली जीप के अंदर से एक छाया बाहर निकली जिसकी गति उत्परिवर्तित बिल्ली द्वारा पहले दिखाई गई गति से भी अधिक आश्चर्यजनक थी। हवा जोर से चली और अगली चीज जो उत्परिवर्तित बिल्ली ने देखी वह उसका अपना सिरविहीन शरीर था, क्योंकि उसके चारों ओर की दुनिया उसकी पुतलियों के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही थी, जो तेजी से घूम रही थी और फिर सब कुछ काला हो गया। एक सुंदर, शर्मीली दिखने वाली महिला ने जानवर की लाश को एक सहज नजर से देखा। महिला पुलिस अधिकारी की वर्दी उसके पतले शरीर से चिपकी हुई थी, जबकि एक साधारण पोनीटेल में बंधे उसके बाल जंगल की हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे। महिला पुलिस की वर्दी का अधिकांश भाग काले रंग का था, उसके बाल और गहरी आंखें भी काले रंग की थीं, इसलिए उसके हाथों में अगर डैगर के अलावा, जो हल्की नीली चमक के साथ चमक रहा था, वह एक बहादुर और घातक रात्रि हत्यारे की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने आगे देखा, उसने पाया कि काफिला आगे बढ़ रहा था।
वह बस थोड़ा मुस्कुराए और एक तेज हरकत के साथ उसका शरीर चमक उठा और कुछ ही सेकंड में वह वाहनों के साथ आ गई और एक पल बाद उनसे आगे निकल गई। जल्द ही वह महिला, जो मुश्किल से 18 या 19 साल की होगी, बाई जेमिन के सामने पहुंची और एक छोटी सी शर्मीली मुस्कान के साथ उनकी ओर देखने लगी। इतना समय लेने के लिए क्षमा करें नेता बाई। बाई जेमिन ने हंसते हुए सिर हिलाते हुए प्रशंसा की, तुमने अच्छा किया, कह जिन गई। हे वह एक छोटी लड़की की तरह खिलखिलाकर हंसी। जिस क्षण से वह उसकी वफादार अनुयायियों में से एक बन गई, दोनों पक्षों के बीच विश्वास इतना बढ़ गया था कि व्यावहारिक रूप से कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए कई जिनगई पहले से ज्यादा खुली हो गई थी और अब उसके प्रति पहले जैसी संकोची नहीं रही। शांगुआन बिंगजू, वुयीजुन और चेन हे, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, दोनों पक्षों के बीच हो रही बातचीत को उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि जल्द ही सभी का ध्यान सड़क के किनारे रुकी गाड़ियों की ओर चला गया। लंबा हट्टा कट्टा झोंक दे आगे वाली जीप की यात्री सीट से उतरा और बाई जैमिन की ओर बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अभिवादन किया, लीडर बाई, हम आपके आदेश का पालन करने के लिए यहाँ हैं। बाई जैमिन ने उसकी ओर अपना अंगूठा उठाया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। झोंक दे और कई जिनगई उन 4 लोगों में से 2 थे जिन्होंने शुरू से ही उनका अनुसरण करने का फैसला किया था। नतीजतन उनके बीच का विश्वास स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों की तुलना में अधिक था। जल्द ही मुख्य जीप की पिछली सीट से एक और व्यक्ति बाहर आया। उसने महिला पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी। हालांकि उसका चेहरा वू यीजुन के बच्चे के चेहरे जैसा आकर्षक नहीं था, न ही शांगुआन बिंगजू के परी चेहरे जैसा सुंदर, लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक था। हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रोसेलिन विशेषज्ञ के हाथों से तराशा गया हो और उसके आसपास की आभा ने पहली बार खुद को दिखाने के बाद से ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसे देखकर बाई जैमिन अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह एक ऐसी महिला थी जो हर समय उसके साथ थी, बस बाकी लोग इस बात से अनजान थे। बेशक यह व्यक्ति लिली था, वह मानव रूप जिसे लिलिथ ने सबके सामने प्रकट होने के लिए धारण किया था। मालिक, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने दयनीय स्वर में बोलना शुरू किया और अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपनी लंबी काली पलकों के बीच से उसे देखा। हालांकि आपने आदेश नहीं दिया था, फिर भी मैंने खुद ही आने का फैसला किया। मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं परिणाम भुगतूंगी। जब चेन हे और बाकी लोगों ने ये शब्द सुने तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। अध्याय 178 100 योद्धा। यहां तक कि एक मूर्ख भी लिली के भाषण में चिढ़ाने वाले लहजे को नोटिस कर सकता था। वास्तव में सैनिकों को लगा कि शायद वह औसत दिखने वाली लेकिन किसी तरह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक महिला बचे हुए लोगों के इस समूह के नेता की महिला थी। हालांकि चेन्हे और वे सभी लोग जो सच्चाई जानते थे कि वास्तव में लिली और बाई जेमिन की मुलाकात कुछ दिन पहले ही हुई थी। वे इतने कम समय में इतने करीब आ गए थे। क्या ये हो सकता है कि वे वास्तव में सर्वनाश से पहले से एक दूसरे को जानते थे? वो यीजुन चुपके से हैरान थी क्योंकि उसने लिली को सावधानी से देखा था। लिली ने उसके साथ इस तरह मजाक करने का साहस किया, इसका मतलब था कि उनके बीच कम से कम इतना तो विश्वास था। शांगुआन बिंगजू ने भी आश्चर्य में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने बाई जैमिन की ओर देखा, ये देखने के लिए कि चिढ़ाने वाले शब्दों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जहां तक बाई जेमिन का प्रश्न है, तो उसने शांत भाव से हंसने से पहले लिलिथ को उसके मानव रूप में देखा। मुझे लगता है मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। वह आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और एक तेज गति से उसके शरीर को अपने करीब खींच लिया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लिलिथ खुद भी हैरान थी। हालांकि जल्द ही उसका आश्चर्य खिड़की से बाहर उड़ गया क्योंकि उसने अपने होठों को एक आकर्षक मुस्कान में दबा लिया और उसे घूरते हुए मानो उसे ऐसा करने के लिए चुनौती दे रही हो। उसके लाल होठों को देखकर बाई जैमिन का मन उसे अपने लिए लेने को हुआ। हालांकि वह जानता था कि न केवल समय सही नहीं था, बल्कि परिस्थितियां और माहौल भी सही नहीं था। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सोच से भी पहले निपट लूंगा, छोटी सी सेक्कुबस, बाई जेमिन ने कहा और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करते हुए उसे छोड़ दिया। वह बस अपनी आकर्षक चमकदार आंखों से उसे देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं लौटी और वह चुपचाप उसे बता रही थी कि वह उसका इंतजार कर रही है। बाई जैमिन को दूसरों के विचारों की कोई चिंता नहीं थी। वास्तव में चाहे वह सैनिक हो या वह समूह जिसे कई जिनगई अपने साथ लेकर आई थी, वे सभी उसकी ओर मुस्कुराहट से देखते थे जिसे कोई भी आदमी समझ सकता था। ठीक है, मुझे लगता है कि कई जिनगई ने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या काम करना है।
उसने लगभग 200 बचे लोगों के समूह को देखा और गहरी आवाज में कहा, आप में से ज्यादातर लोग हमारे द्वारा मारे गए कुछ उत्परिवर्तित जानवरों के शवों से जो कुछ भी संभव है उसे नष्ट करना शुरू कर देंगे। जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, तो आपको इस जैसी ही एक वस्तु की खोज और संग्रह करने का काम सौंपा जाएगा। ये कहते हुए बाइजेमिन ने अपनी पैंट की जेब से एक अवर्गीकृत आत्मा पत्थर निकाला और सभी बचे हुए लोगों को दिखाया। ये वुल्फ स्पाइडर से प्राप्त आत्मा पत्थरों में से एक था, जिसे उसने जंगल में घुसने पर मार डाला था। बचे हुए लोगों ने उस छोटी चट्टान को देखा और सिर हिलाकर अपनी समझ व्यक्त की, क्योंकि वे उस वस्तु की शक्ल को अपने दिमाग में उकेर रहे थे। अगर यह ऐसी चीज थी जिसे नेता भी इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था कि उसने इतने सारे लोगों को जुटाने में संकोच नहीं किया, तो यह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान चीज रही होगी। यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 50 ग्राम चावल और एक टुकड़ा बीफ जर्की इनाम में दिया जाएगा, बाइजेमिन ने घोषणा की। ये सुनकर बचे हुए लोगों की आंखों में आग की तरह चमक आ गई। इन लोगों के लिए चाहे वे नीले रंग के पत्थर कितने भी कीमती क्यों न हो, उनके नजरिए से वे सिर्फ सुंदर पत्थर थे। भूख से तड़पते पेट की पीड़ा को झेलने वाले इस समूह के लोगों के लिए भोजन ही उस समय मौजूद सबसे बड़ा आकर्षण था। भोजन के लिए वे अपना 200% देने और कड़ी मेहनत करने को तैयार थे, क्योंकि वे स्पष्ट थे उनकी पीठ पीछे सैकड़ों लोग काम करने के लिए भर्ती होने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उनके घरों में भोजन की व्यवस्था हो सके। कोई भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। बाइजेमिन ने संतोष में सिर हिलाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सभी लोग समझ गए हैं। उसने जल्द ही अपना ध्यान 100 बचे हुए लोगों के दूसरे समूह की ओर लगाया। ये 100 लोग बाकियों से बेहतर हालत में थे और उनमें से ज्यादातर पुरुष थे, लेकिन कुछ महिलाएं भी थीं। वे सभी पुलिस की वर्दी पहने हुए थे और बाइजेमिन को सम्मान भरी आंखों से देख रहे थे। इन लोगों को वू यीजुन ने शुरुआती गांव मिलिशिया का हिस्सा बनने के लिए चुना था। ये सिर्फ इतना था कि आग्नेयास्त्रों की कमी के कारण इन लोगों को हाथापाई हथियारों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे सभी बहादुर योद्धा थे जो धीमी गति से चलने वाले लाशों से नहीं डरते थे। कई जिंगई और बाकी लोगों के मार्गदर्शन में इन 100 लोगों का औसत स्तर 2 और 3 था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो स्तर 4 तक पहुंच गए थे। जहां तक स्तर 5 की बात है, उनमें से केवल 7 लोगों का वह स्तर था। ये 7 लोग दूसरे गांव पर कब्जा करने के दौरान लाशों को मारने वाले पहले व्यक्ति थे। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बाइजेमिन ने कई जिंगई और झोंक दे की ओर देखा और ईमानदारी से उनकी प्रशंसा की। जबकि वह और अन्य लोग हथियारों की तलाश में जंगल में गए थे, कई जिंगई और बाकी लोग किसी भी तरह से निष्क्रिय नहीं बैठे थे और उन्होंने गांव के आसपास के इलाकों में लाशों को मारने के लिए लोगों को साथ ले लिया था। एक दिन से भी कम समय में इन 100 लोगों ने कई स्तरों पर तरक्की की और विकास के मार्ग पर अपना पहला कदम बढ़ाया। हालांकि यह बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाइजेमिन के लिए यह एक बड़ा पहला कदम था और वह अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न था। आप सभी बहादुर योद्धा हैं, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, इसलिए आप में से प्रत्येक सर्वोत्तम संभव उपचार पाने का हकदार है। 100 योद्धाओं की आंखों में उत्साह झलक रहा था और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उनमें से कई को अतीत में 4 बड़े मालिकों से बदमाशी का सामना करना पड़ा था और कुछ महिलाएं भी थीं जिन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था या पीटा गया था। लेकिन वू यीजुन द्वारा स्वागत किए जाने के बाद बाइजेमिन और अन्य नेताओं ने उन सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, उन्हें सबसे अच्छा आवाज दिया, वे सबसे अच्छा भोजन खाने में सक्षम थे और कभी कभी सिगरेट जैसी विलासिता का आनंद भी लेते थे। ये 100 बचे लोग उनके इतने आभारी थे कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। मृत्यु और दुख से भरी इस नई दुनिया में जहां मानव जीवन सूखी रोटी के टुकड़े से भी कम मूल्यवान था, ऐसे में एक ऐसे नेता का होना जो न केवल उन्हें सम्मान देता था बल्कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता था, एक वरदान था। ये बात वे 4 बड़े मालिकों के अत्याचारी शासन के अधीन रहने के कारण अच्छी तरह जानते थे। इस मिशन को पूरा करने के बाद आप सभी पूरे दिन आराम कर सकेंगे और अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकेंगे या जो भी आप उचित समझेंगे वह कर सकेंगे, निश्चित रूप से हमेशा नियमों के भीतर। बाइजेमिन ने हंसते हुए मजाक किया, जिससे उनमें से कुछ अनजाने में भी हंस पड़े। नियम तोड़ने की हिम्मत किसने की? जब तक कि उनकी मृत्यु की इच्छा न हो, कोई भी ऐसा पागलपन नहीं करेगा। बाइजेमिन ने आसमान की ओर देखा और पाया कि आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा था। अब तारे दिखाई नहीं दे रहे थे और आसमान का एक बड़ा हिस्सा एक खूबसूरत गहरे नारंगी रंग से रंगा हुआ था, जो एक नए दिन के आगमन की सूचना दे रहा था। ठीक है, अब काम पर लगने का समय है, ये कहकर बाइजेमिन मुड़ा और जंगल में चलने लगा। अध्याय 179 आशंकित।
कई जिंगई और झोंगदे द्वारा एकत्र किए गए लगभग 200 बचे लोगों को वू यीजुन द्वारा आरंभिक गांव के सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के लिए चुने गए 100 से अधिक लोगों ने घेर लिया था। 100 आदमी मशीनगन, राइफल और पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सभी आग्नेयास्त्र थे जिन्हें बाई ज़ेमिन ने ठीक इसी उद्देश्य से एक दिन पहले सैन्य शिविर से बाहर निकाला था। बेशक आधुनिक हथियारों की वजह से सुरक्षा बहुत ज्यादा थी, लेकिन वास्तव में इन 100 आदमियों में से किसी के पास उत्परिवर्तित जीवों के एक बड़े समूह से लड़ने की क्षमता नहीं थी। वास्तव में शायद सिर्फ एक दर्जन चपलता आधारित या विशेष रूप से उच्च रक्षा वाले जानवर ही उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि ये लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि बाई ज़ेमिन उन्हें आधुनिक हथियारों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल वे लोग करेंगे जिनमें दुश्मनों से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। लोगों की बड़ी संख्या और आत्मिक शक्ति के कारण यह असंभव था कि जंगल में प्रवेश करने के बाद वे कुछ प्राणियों का ध्यान आकर्षित न करें। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में बाई ज़ेमिन बहुत स्पष्ट थे। उसका सबसे बड़ा डर वास्तव में मायावी गिरगिट थे। ये राक्षस 20वें स्तर से भी कम थे और उनकी शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद 99% लोगों के लिए वे घातक प्राणी थे, बेहतरीन हत्यारे। स्वूश! अचानक एक छाया पेड़ की चोटी से उछली और एक अजेय छाया की तरह बचे हुए लोगों के समूह पर छा गई। उनमें से किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। ये जीव 2 मीटर लंबा वानर निकला जिसका फर पूरी तरह से भूरा था। लाल आंखों वाले इस उत्परिवर्तित वानर ने अपने आगे के पैरों में से एक को उठाया और जीवित बचे व्यक्ति के सिर को कुचलने के इरादे से क्रूरता से वार किया। जीवित बचे व्यक्ति की आंखें भय से भर गईं, लेकिन उसका शरीर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सका, इसलिए वह केवल देख सकता था कि उत्परिवर्तित वानर का पंजा उसके चेहरे के करीब आता जा रहा था। झनकार! बिजली की गति से जीवित बचे व्यक्ति और उत्परिवर्तित वानर के पंजे के बीच एक छाया दिखाई दी। कुछ हद तक अनाड़ी लेकिन उसी समय नियंत्रित चाल के साथ सुंदर कई जिंगई ने अपने अगर डैगर को रक्षात्मक रुख में रखा और सफलतापूर्वक जानवर की प्रगति को रोक दिया। इससे पहले कि उत्परिवर्तित वानर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कई जिंगई अपनी जगह से गायब हो गई और उसके सिर के ठीक ऊपर प्रकट हुई। नीचे की ओर एक भयंकर वार के साथ खंजर जानवर की खोपड़ी में गहराई तक घुस गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अन्य बचे हुए लोग अभी भी डरे हुए बंदर की मदद कर रहे थे, तो उसने नीचे हाथ बढ़ाया और मारे गए उत्परिवर्तित बंदर के माथे पर वार किया। एक पल तक तलाश करने के बाद उसने समूह के सामने की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। कई मीटर आगे जाकर बाई ज़ेमिन ने देखा कि सब कुछ आसानी से सुलझ गया है और शांति से कहा, चलो आगे बढ़ते रहें। उत्परिवर्तित वानर के मामले के अलावा बाई ज़ेमिन के नेतृत्व वाले समूह को कुछ अन्य घटनाओं का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें मामूली कहा जा सकता है, क्योंकि समूह के एक विकासकर्ता के त्वरित हस्तक्षेप के कारण किसी की जान नहीं गई। चाहे वह बाई ज़ेमिन खुद हो, शांगुआन बिंगजू, वू यीजुन, चेन हे, कई जिंगई या झोंगदे, वे सभी पृथ्वी पर आत्मा रिकॉर्ड के आगमन के बाद से कई चीजों का अनुभव कर चुके थे। लगातार खतरे का सामना करने के कारण युद्ध का अनुभव आश्चर्यजनक गति से बढ़ने लगा था और वे सभी धीरे धीरे अपने मूल कौशल में अधिक कुशल होते जा रहे थे। हे भगवान! इस सारे खून को देखो। यहाँ हजारों मकड़ियां हैं। वे सब मार दी गईं। अद्भुत! इतने सारे उत्परिवर्तित प्राणियों का सामना करने के बाद भी वे विजयी हुए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने आग्नेयास्त्रों का उपयोग भी नहीं किया। जब समूह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां बाई ज़ेमिन ने वुल्फ स्पाइडर से लड़ाई की थी, तो खूनी दृश्य देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। पेड़ों के सामान्यतः भूरे रंग के तने अब लाल रंग के हो गए थे, हरे पत्तों पर सूखे खून के धब्बे थे, यहां तक कि आसपास की हवा में अभी भी खून की कुख्यात लौहगंध थी। केवल वे लोग जो अधिक निडर थे या जिन्होंने अनेक कठिनाइयों का अनुभव किया था, वे ही तेजी से उबरने में सफल रहे और अपनी आंखों के सामने नारकीय दृश्य के अविश्वसनीय दृश्य पर टिप्पणी करने लगे। ठीक है, बाई ज़ेमिन ने सबका ध्यान आकर्षित किया और आसपास की ओर इशारा करते हुए कहा, उस वस्तु की खोज शुरू करो जो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी। जो कोई भी ऐसी और वस्तुएं खोजेगा उसे 1 किलोग्राम उत्परिवर्तित मांस से पुरस्कृत किया जाएगा। बाई ज़ेमिन का वादा सुनकर बचे हुए लोगों की आंखें चमक उठीं। उत्परिवर्तित मांस बहुत कीमती था क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व और मैना शरीर को मजबूत कर सकते थे, यहां तक कि जो लोग थोड़े कुपोषित थे वे भी उत्परिवर्तित मांस खाने से आश्चर्यजनक गति से ठीक हो सकते थे। बेशक बाई ज़ेमिन ऐसा करने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि उसके पास इस समय बहुत सारा उत्परिवर्तित मांस था और अगर वह उसके साथ कुछ नहीं करता तो वह जल्द ही खराब स्थिति में पहुंच जाता। इसके अलावा इस तरह से वह धीरे धीरे लोगों को अपने बैनर तले पोषित करना शुरू कर सकता था और संकट के समय उनका इस्तेमाल कर सकता था।
उसने लंबे झोंक दे और सुंदर वू यीजुन को देखा और आदेश दिया, झोंक दे, तुम और वू यीजुन इन लोगों की सुरक्षा और निगरानी करने के लिए यहीं रहो। मैं तुम दोनों के लिए 50 सशस्त्र पुरुषों को छोड़ जाऊंगा जिन्हें तुम अपनी इच्छानुसार आदेश दे सकोगे। बाई जैमिन ने कुल 100 बचे लोगों को अवर्गीकृत आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने के काम के लिए छोड़ दिया। चेन हे, शांगुआन बिंगजू और कै जिंगई के साथ मिलकर उन्होंने बाकी बचे 100 लोगों और बचे हुए 50 हथियारबंद लोगों को जंगल में और अंदर तक पहुंचाया। बाई जेमिन ने शांगुआन बिंगजू को अपने साथ क्यों लिया? भले ही वह एक प्रथम आदेश अस्तित्व थी और पहले समूह को अधिक समर्थन प्रदान करने में सक्षम थी, इसका कारण स्पष्ट था। आखिरकार जंगल में जितना अंदर जाएंगे, दुश्मनों के सामने आने की स्थिति में उतना ही अधिक खतरा होगा। ये पहले भी साबित हो चुका था और बाई जैमिन को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। इसके अलावा किसी कारण से उसे डर भी लग रहा था। इसलिए चेन हे और बाकी लोगों की उलझन भरी निगाहों के सामने उसने जब भी कोई दुश्मन दिखाई देता उसका शिकार करना शुरू कर दिया। जब बचे हुए लोगों का दूसरा समूह युद्ध के मैदान में पहुंचा, जहां 10 प्रथम आदेश जानवरों और 200 से अधिक अवर्गीकृत दुश्मनों को बाई जेमिन, शांगुआन बिंगजू और वू यीजुन ने एक दिन पहले मार डाला था, तो वे सभी हौंफने लगे और अपने कदमों पर ही रुक गए। यहां तक कि चेन हे और कै जिंगई, जिन्होंने पहले से ही प्रथम श्रेणी के जानवरों को काफी हद तक देखा था, विकसित हाथियों के विशाल आकार को देखकर आश्चर्यचकित थे। ये पहली बार था जब उन्होंने इतना बड़ा जानवर देखा था। वे मजबूत लोहे के सुअर से भी बड़े थे, लगभग दुगुने आकार के। चेन हे की आंखों में प्रतिस्पर्धात्मक चमक थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर कस लीं। वह वर्तमान में 25वें स्तर पर पहुंच चुका था और धीरे धीरे फर्स्ट ऑर्डर में विकसित होने की अपनी शर्तों को पूरा कर रहा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसके और उस आदमी के बीच का बड़ा अंतर, जिसे वह जन्म से ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था, कम से कम थोड़ा कम हो जाएगा। यदि बाई जेमिन को चेन हे के विचारों का पता होता तो शायद वह ये नहीं समझ पाते कि हंसे या रोए। अध्याय 180 कठोर निराकरण प्रक्रिया। कै जिंगई की आंखें 10 मारे गए फर्स्ट ऑर्डर जानवरों को देखकर प्रशंसा से चमक उठी। उनके शरीर पर भारी घावों और खून की अजीब स्थिति के आधार पर वह आसानी से यह अनुमान लगा सकती थी कि इन सभी भयानक जानवरों को बाई जैमिन ने मारा था। वह उसकी युद्ध पद्धतियों को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि अधिकांशतः उसके शत्रुओं की लाशें 3 अवस्थाओं में समाप्त होती थीं। 1, उसकी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 2, अजीब बात यह है कि शव पर घाव कम थे, लेकिन चारों ओर खून की मात्रा बहुत अधिक थी। 3, पूरी तरह से कुचल दिया गया, अधिक शक्ति से अभिभूत कर दिया गया और इस हद तक पीटा गया कि उनके आंतरिक अंग और मस्तिष्क लुगदी के ढेर में बदल गए। अगर इन जानवरों को शांगुआन बिंगजू ने मारा होता तो उनके शरीर की हालत इतनी भयानक नहीं होती, क्योंकि हर बार जब वह किसी दुश्मन को मारती तो उसका बर्फ कौशल लगभग हमेशा खून के साथ साथ उन्हें भी जमा देता। ये कहना कि उसका वध करने का तरीका सुंदर था, शायद इसे वर्णित करने का सही तरीका हो। वू यीजुन के बारे में कै जिंगई को ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे कभी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और ज्यादातर समय दोनों महिलाएं अलग अलग कामों में व्यस्त रहती थीं। हालांकि कै जिंगई को पूरा यकीन था कि वू यीजुन के लिए फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व को मारने की क्षमता होना असंभव था। वास्तव में कै जिंगई खुद भी फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट से लड़ने में शायद ही आश्वस्त थी। हालांकि वह अभी तक विकसित नहीं हुई थी और 24वें स्तर पर थी, लेकिन बाई जैमिन ने उसे उस दिन एक उपहार दिया था जब वह और कांग लैन उसके वफादार अनुयायी बन गए थे। कै जिंगई का मानना था कि अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह कम से कम खुद का बचाव करने में सक्षम होगी, और अगर वह छोड़ना चाहती है तो बहुत कम फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व वास्तव में उसके कदमों को रोकने में सक्षम होंगे। जल्द ही स्वयं बाई जेमिन के प्रत्यक्ष आदेश के तहत बचे हुए 100 लोगों ने प्रथम आदेश के जानवरों के शवों पर काम करना शुरू कर दिया, जिनका कवच बहुत कठोर था। उनकी देखभाल शांगुआन बिंगजू ने स्वयं की, जिन्होंने एक तीखी उत्परिवर्ती पशु हड्डी का उपयोग करके तथा धधकती अंगूठी के कौशल को सक्रिय करके बख्तरबंद हाथियों और चमकीले शल्क वाले गैंडों के कठोर कवच को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। उनकी मृत्यु के कारण बख्तरबंद हाथियों और चमकीले स्केल वाले गैंडों का शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था। हालांकि अंदर मौजूद मैना ने अभी भी चीजों को मुश्किल बना दिया था। शांगुआन बिंगजू ने लड़ाई के दौरान बाई जैमिन द्वारा दिए गए घावों का उपयोग करके धीरे धीरे कठिन बचाव को तोड़ने में कामयाबी हासिल की और धीरे धीरे गोले गिरने लगे। अन्य बचे हुए लोगों ने फ्रॉस्ट कंट्रोल शेरों के शरीर के साथ साथ इम्पेट्सबुल ओरा के शरीर पर भी काम किया। ये जानवर हमले पर अधिक केंद्रित थे, इसलिए उनकी सुरक्षा कवचधारी हाथियों और चमकीले स्केल वाले गैंडों की तुलना में बहुत कम थी। विभिन्न प्रथम श्रेणी राक्षसों के हड्डी के चाकुओं का उपयोग करते हुए बचे हुए लोग धीरे धीरे ऊपरी खाल को काटने में कामयाब रहे और धीरे धीरे जानवरों से फर निकालना शुरू कर दिया।
कई जिनगाई, चेन्हे और 150 आदमियों ने पूरी तरह से हथियारबंद होकर 200 मीटर की परिधि स्थापित कर ली थी। कोई भी जानवर जो बहुत करीब आता था उसे तुरंत गोलियों से छलनी कर दिया जाता था या दो मुख्य लड़ाकों में से किसी एक द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। धीरे धीरे फ्रॉस्ट कंट्रोल लायंस और इम्पेट्स बुल ओरा की खाल को सावधानीपूर्वक हटा दिया गया और किनारे पर छोड़ दिया गया। फिर बचे हुए लोग शव के चारों ओर इकट्ठा हो गए और मांस की देखभाल करने लगे। उन्होंने विकसित जानवरों के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें एक बड़े बर्फ के कक्ष में डाल दिया जिसे शांगुआन बिंगजू ने पहले बनाया था। हालांकि उसे हर बार बर्फ के कक्ष में अपना खुद का मन प्रदान करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह वर्तमान उसके लिए एक प्रबंधनीय खर्च था। अगर यह उसके विकसित होने से पहले होता तो शायद ये चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। रक्त को बड़े प्लास्टिक के टैंकों में एकत्र किया गया था जिनका खाली वजन कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें अंदर लाना आसान था। फिर इसे जमे हुए बर्फ कक्ष के अंदर मांस के बगल में रखा गया था। धीरे धीरे बर्फ के कक्ष के अंदर कई किलो स्वादिष्ट और अत्यंत पौष्टिक विकसित मांस जमा होने लगा। 7 घंटे तक काम करने के बाद 100 बचे लोगों ने फ्रॉस्ट कंट्रोल लायंस और इम्पेट्स बुल ओरा के शवों को खत्म कर दिया, जिससे केवल हड्डियों का ढेर रह गया जिन पर मांस के कुछ टुकड़े और खून चिपके हुए थे। हैरानी की बात यह है कि फ्रॉस्ट कंट्रोल लायंस की हड्डियों पर एक हल्की ठंडी आभा थी जिसके अंदर शायद बर्फ जैसी कोई शक्ति थी। 4 कमजोर हाथियों को खत्म करने के बाद बचे हुए लोगों ने अच्छी मात्रा में उत्परिवर्तित मांस के साथ एक शानदार और रसदार भोजन किया और फिर नए जोश के साथ बख्तरबंद हाथियों और चमकीले शल्क वाले गैंडों की ओर बढ़ गए। शांगुआन बिंगजू के प्रयासों की बदौलत, जिन्होंने 5 घंटे से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की, जानवरों के शरीर को ढकने वाले मोटे कवच को सफलतापूर्वक हटा दिया गया था और वे वर्तमान में एक कोने में चमकदार धातु के पहाड़ के रूप में जमा थे। चूंकि बख्तरबंद हाथियों और चमकीले स्केल वाले गैंडों का आकार फ्रॉस्ट कंट्रोल शेरों और इम्पेट्स बुल ओरा की तुलना में बहुत बड़ा था, इसलिए बचे हुए लोगों के लिए काम की मात्रा स्वाभाविक रूप से अधिक थी। इसलिए शांगुआन बिंगजू, चेन्हे और बाकी लोग निश्चित थे कि भले ही वे रात होने तक काम करते रहें, लेकिन वे आज सारा काम पूरा नहीं कर पाएंगे। शांगुआन बिंगजू ने आसपास के माहौल को हल्के से देखा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह कई जिनगई के पास पहुंची, जो कई मीटर की दूरी पर आसपास के माहौल को ध्यान से देख रही थी। कई जिनगई ने तुरंत देखा कि शांगुआन बिंगजू उसकी दिशा में आ रही है और उसने अपनी पीठ सीधी की और उसे अप्रतिम प्रशंसा से देखा। अगर बाय ज़ैमिन उसका आदर्श था, तो शांगुआन बिंगजू उसका लक्ष्य था जिसकी वह आकांक्षा रखती थी। वह न केवल सुंदर और अद्वितीय व्यक्तित्व वाली थी, बल्कि बेहद शक्तिशाली और सुंदर भी थी। कई जिनगई को उम्मीद थी कि एक दिन वह भी उस तरह की महिला बन सकती है। कई जिनगई, क्या तुम्हें पता है कि बाय ज़ैमिन कहाँ है? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूँ और मैं उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर के विकसित जानवरों की लाशों के अवशेषों के बारे में बात करना चाहती हूँ, शांगुआन बिंगजू ने पूछा। उसकी ठंडी और उदासीन आवाज में थोड़ी उलझन थी। कई जिनगई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जवाब देने से पहले जंगल की ओर इशारा किया। बड़ी बहन बिंगजू दरअसल नेता जंगल में उत्तर पूर्व की ओर चला गया था। वह घंटों पहले चला गया था, लेकिन मैं कभी कभी पेड़ों के बीच से उसकी छाया को टिमटिमाते हुए देख सकती हूँ। शांगुआन बिंगजू ने इस बारे में ज्यादा कुछ कहे बिना सिर हिलाया और कई जिनगई द्वारा बताई गई दिशा में हैरान होकर देखने के बाद वह उस क्षेत्र की रखवाली करने के लिए वापस लौट गई जहां वह पहले थी। आखिरकार स्थापित घेरे की रखवाली की जानी चाहिए, क्योंकि एक भी गलती से जंगली जानवर घुस सकता था और कमजोर बचे लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। जो लोग काम कर रहे थे वे सामान्य लोग थे और 50 हथियारबंद लोग भी मुश्किल से शुरुआती स्तर पर थे। एक भी लेवल 10 का जानवर अगर घुसने में कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है।